अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। हमारा आज का प्रोग्राम एक ऐसी आम बीमारी के बारे में है जिसका अगर बर वक्त और ठीक से इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। ये बीमारी है टाइफॉइड फीवर, यानी जो कि एक बुखार की किस्म होती है। टाइफॉइड एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ये पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में से एक है जो कि आलूदा पानी के इस्तेमाल या खाना खाने से पैदा होती है। टाइफॉइड बच्चों के लिए मूजी साबित हो सकता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में से एक है जहाँ टाइफॉइड फीवर आम है। ये बुखार क्यों होता है, इसका बचाव क्या है, इसका इलाज क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर अज़हर हुसैन को। ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि टाइफॉइड फीवर क्या है? टाइफाइड एक बुखार की किस्म है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। ये ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ सैनिटेशन और सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त ना होने की वजह से हमारे यहाँ बहुत फैलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या होती हैं? इब्तदाई अलामत में बुखार होता है। बुखार इसका जो है दूसरे बुखारों से ज़रा मुख्तलिफ होता है। ये उतरता नहीं है, एक स्टेप लैडर पैटर्न की तरह से पहले 100 से 101 पे आ जाएगा, फिर कुछ वहाँ पे ठहरेगा, फिर उधर से बढ़ेगा। आस्ते आस्ते बुखार तेज़ होता है। तेज़ होने के साथ साथ मरीज़ में उसके जीआईटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ को डायरिया शुरू हो जाता है। ये बोन ब्रेकिंग फ़ीवर है। इसमें उसको शदीद दर्द होता है, नौजिया होती हैं, वोमिटिंग्स होती हैं और पेशेंट जो है ओवर टाइम जो है डिहाइड्रेट हो जाता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बीमारी फैलती कैसे, लगती कैसे है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कॉज हो सकती है? ये मोस्टली वाटर बाउंड है, पानी के इस्तेमाल से वजह से। अगर साफ़ पानी में असर नहीं होगा तो उसमें ये होता है। ये लीफी वेजिटेबल, अनकुक्ड फूड, स्ट्रीट वेंडर्स के पास से खाने से, सैनिटेशन का निज़ाम दुरुस्त ना होने से, और हमारे पास जो कैरियर जो हैं जो उसको स्प्रेड करते हैं। और सबसे बड़ा मसला, हमारे यहाँ अब हाथ धो के खाने का रिवाज कम हो गया है। चलते फिरते लोग जो हैं वो रैंडमली खा पी लेते हैं, तो उससे जो है ये ट्रांसमिट होता है। ह्यूमन जो है तो ओनली वेक्टर है, तो उसमें ये सर्वाइव करता है, क्रॉनिक भी रहता है और फैलाता भी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड कितना होता है इस बैक्टीरिया का, कि अगर अंदर चला गया बॉडी में तो कितने दिन बाद 5 to 7 डेज में ये अपने सिम्टम्स जाहिर करना शुरू कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फीवर कब सस्पेक्ट करना चाहिए? किन कंडीशन में हम सोचें कि यार ये टाइफॉइड की तरफ तो नहीं है? एक ऐसा बुखार जो तीसरे पाँचवें रोज़ जो है कम ना हो रहा हो और मुसलसल बढ़ता चला जाए, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे इस जहाँ हम एपिडेमिक हैं इसके लिए, तो फिर हमें इसको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये टाइफाइड। मतलब कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और अगर ऐसा बुखार रह रहा है तो उसको आम बुखार ना समझा जाए और उसको सीरियसली यानी नॉलेज के पास जाया जाए, ना कि खुद ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके उसको। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं लेनी है। पैनाडोल्स का एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करना है कि बस बुखार उतर जाए। उस चीज़ के पीछे हमने सोचना है कि क्या रीजंस हैं कि ये बुखार नहीं उतर पा रहा है। अच्छा, इनिशियल फेज़ में टाइफॉइड के क्या क्या अलामात, जैसे बुखार के अलावा क्या डायरिया, मतली या ये चीज़ें भी इनिशियल? डायरिया मतली भी फर्स्ट वीक के अख्ताम पे शुरू हो जाता है। एब्डोमेन पे रैश आना शुरू हो जाते हैं और लेथार्जी बहुत होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत होते हैं और फीवर जो है वो परसिस्ट करता है, नॉर्मल नहीं होता। अच्छा, अगर किसी के अंदर ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो इसका दौरानिया क्या होता है? कितने दिन बाद ये चीज़ ख़त्म होना शुरू होती है या ये बीमारी? ये एंटीबायोटिक के बगैर ख़त्म नहीं होगी। ओके। अच्छा। और एंटीबायोटिक भी कुछ लोगों को 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी पड़ती है। ओके। डिपेंड करता है कि उसमें जो है इसके जरासीम का लोड कितना है और वो कितने जल्दी अंदर रेप्लिकेट हो रही है। ओके। क्योंकि इट्स
एंटीबायोटिक अगेंस्ट द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कितना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे भी असर करता है कि मतलब कि किसी की इम्यूनिटी कम है, एज वाइज अगर हम देखें वल्नरेबल जो लोग होते हैं ओल्ड एज में, ये ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है कंपैरेटिवली यंगर वन के? क्या ऐसा होता है या सब में एक ही तरह की अलामत? नहीं, बिल्कुल सब में एक जैसी नहीं होती। यंग्स में और ज़ईफ़ बुज़ुर्गों में ये ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, उनके दूसरे मसाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी के मसाइल, उनके हाजमे के मसाइल, वो सारी जो हैं इसमें जो है उनको ज़्यादा तकलीफ़ देती है बीमारी के साथ। तो डॉक्टर साहब, अगर बर वक्त इसका इलाज ना शुरू किया जाए तो ये इन्फेक्शन क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ कर सकता है? देखें, इसके पहले हफ्ते में तो बुखार की अलामत हैं, दूसरे हफ्ते में जो है इसके मोशन के और जीआईटी के अलामत हो जाते हैं, तीसरे हफ्ते में जो है ये पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है और टाइफाइड इंकेफ्लाइटिस में चला जाता है। ये जानलेवा स्टेज होती है और इसका इलाज जो है वो सिर्फ एंटीबायोटिक्स हैं और हमारे पास इसमें बहुत रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो इसकी जो तशख़ीस, जैसे टाइफाइड है, तो इसकी तशख़ीस कराने के लिए क्या टेस्ट हम लोग करवाते हैं या करवाने चाहिए? इसकी तशख़ीस जो है वो सिर्फ कल्चर के ऊपर होती है, ब्लड कल्चर के ऊपर। ब्लड कल्चर जो है इनिशियली, स्टूल कल्चर बाद में, या बोन मैरो जो है वापसी भी की जाती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन बेसिक जो है जो टेस्ट है वो ब्लड कल्चर है। जो मतलब तकरीबन अगर बुखार आ रहा है और जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं और मॉलिज तक पहुंचने में या उनको दुश्वारियां हैं, तो कितने दिन बाद करवा लेना चाहिए कल्चर? अगर बुखार के इनिशियली किसी को भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, वो किसी भी बुखार के लिए डे 1 से डे 2 से एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करें। बहुत से बुखार वायरल होते हैं जो दूसरे तीसरे दिन सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर 5वें दिन तक बुखार जो है नहीं कम हो रहा और दरअसल बढ़ता चला जा रहा है, तो उसे चाहिए कि वो मॉलिज से मिले, ब्लड कल्चर करवाए और एम्पेरिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। ओके, तो भाई जो भी हम यहाँ देख रहे हैं, तो ख़ुद से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने मॉलिज से मिलने के बाद उसके मशवरे से आपने एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जिन लोगों के अंदर टाइफाइड डायग्नोज हो गया, तो क्या उनको आइसोलेशन में रखने की ज़रूरत होती है, या वो अगर घर वालों के साथ, मज़ीद घर वालों के साथ अगर रह रहे हैं तो उनमें भी लग सकता है इस तरह? बिल्कुल इसका चांस होता है, क्योंकि वो शेड कर रहा होता है बैक्टीरिया स्टूल में, अपने डायरिया में, और वहाँ से अगर जो है कंटेमिनेशन हो जाए किसी चीज़ को और उसका कोई घर वाला जो है उससे इन्फेक्ट हो जाए, तो ये लग सकता है। ओरोफिकल है। अगर वो जो है उससे इन्फेक्ट होकर उस दूसरे ने कंज्यूम कर लिया तो फिर उसे भी हो सकता है, उसको भी लग सकता है। तो इसके लिए क्या घर वालों को एहतियाती तदाबीर बोली जाती हैं कि अगर घर में सैनिटेशन का और वाटर का ख्याल रखें, पानी का उबाल पानी बिल्कुल उबाल कर पिएं। ओके, ठीक है। अच्छा, क्या इस बीमारी के अंदर सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन ही ज़रूरी होती है ट्रीटमेंट के लिए, या घर पे भी ये इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल, घर पे भी मुमकिन है, अर्ली स्टेज पे, अर्ली स्टेज के ऊपर। अगर जो है पेशेंट जो है वो एडवांस स्टेज पे आ जाए और उसका मुंह का ज़रिया जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, उसको उल्टियाँ लग जाएं, फिर तो वो एंटीबायोटिक खा नहीं सकेगा। और हमारे यहाँ रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, अगर इसका स्ट्रेन रेजिस्टेंट है ओरल एंटीबायोटिक्स के लिए, तो फिर उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रेशन के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए और कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए। तो क्या ये जब ये टाइफाइड फीवर होता है, तो क्या कोई ग़िज़ाई रिस्ट्रिक्शंस के भाई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कि नहीं खा सकते या इस तरह का खाना नहीं खाना है, क्या इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस? बिल्कुल इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उल्टी मोशन हो जाते हैं, तो वो रेगुलर डाइट को जो है तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए सॉफ्ट डाइजेस्टेबल डाइट जो है वो एडवाइस की जाती है। और पानी का इंटेक, ORS का इंटेक ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है। क्या इसकी कोई बचाव के लिए वैक्सीन अवेलेबल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। 2019 से ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, बच्चों को लगाई जाती है, बड़ों के लिए भी ऑफ़र करते हैं। ये इम्यूनिटी देती है 80% तक, 3 से 4 साल का कवरेज देती है,
ताकि जो है लोग जो है उसमें इम्यून रहे। तो जैसे अगर किसी ने आज लगवाई है तो 3 साल बाद उसका बूस्टर दोबारा लगवाना? अभी उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। कि क्या उसको बूस्टर लगाना होगा। जब उसके प्रोग्राम डिज़ाइन हो जाएगा तो फिर बूस्टर की बात होगी। ओके। अच्छा, अगर किसी को एक दफ़ा ज़िंदगी में टाइफॉइड हो जाता है तो क्या वो इम्यूनाइज हो जाता है कि उसको दोबारा नहीं हो सकता, या दोबारा भी हो सकता है? बिल्कुल दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया का लोड है। ओके। बैक्टीरिया किसी तरीके से मैदे में आ जाता है और उसके एसिड स्ट्रैंड को क्रॉस करके इंटेस्टाइन में चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके गैल ब्लैडर में ये जाके डॉर्मेंट हो जाता है। ख़ासतौर से जिनको गैल स्टोन्स हैं, ये एक बायोफिल्म बनाकर उस बाइल स्टोन के साथ रह जाता है और फिर वहाँ से शेड करता रहता है। ये क्रॉनिक कैरियर हो जाते हैं। इनको इनमें से बहुत सारों को इसमें से परेशानी नहीं होती, लेकिन इनसे फैलता है। इनसे फैलता है। ओके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे अगर ये इन्फेक्शन आंतों में या गॉल ब्लैडर के अंदर जाके बैठ गया है तो क्या उस बंदे की जब भी कभी इम्यूनिटी लाइफ में कम होगी, लो होगी एज के साथ या किसी और दूसरे इन्फेक्शन की वजह से, तो क्या ये वापस से असरअंदाज करना स्टार्ट कर देगा? ये वापस से असरअंदाज कर सकता है अगर ये वहाँ से निकल के इंटेस्टाइन में आ जाए और उसको ब्रीच करके चला जाए लिम्फेटिक्स में, ये दोबारा अफेक्ट कर सकता है। तो जो अगर जैसे हमारे यहाँ जो वल्नरेबल एज होती है या ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे लाइफ में कभी उनको टाइफॉइड हुआ हो और वो इन्फेक्शन अंदर बैठ गया आंतों के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर, अब प्रेगनेंसी में उसकी इम्यूनिटी कम है, तो क्या ये उसको दोबारा असरअंदाज कर सकता है उसके ऊपर? बिल्कुल कर सकता है। तो क्या ऐसी ख़वातीन जिनको कभी लाइफ में ये कॉम्प्लिकेशन या ये बीमारी हो चुकी है तो वो प्रेगनेंसी में क्या इसके लिए एहतियाती तदाबीर कर सकती हैं? एहतियाती तदाबीर में सैनिटेशन है, क्लीन वाटर है और ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना है। और अगर जैसे उनको खुद को हुआ है पहले से इन्फेक्शन और वो डॉर्मेंट हो गया है, अंदर जाके वो इन्फेक्शन बैठ गया है, क्रॉनिक स्टेज में कन्वर्ट हो गया है, तो ऐसी खातून अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर कितने चांसेस होते हैं कि उसको दोबारा रिकरेंस हो सकती है इस टाइफाइड की? तो बैक्टीरिया के लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो रेप्लिकेट करेगा हाँ तो वो लोड बनेगा तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और क्या ऐसी खातून जो हामला है और पहले भी उसको हो चुका है तो क्या एहतियाती तदाबीर इन अ सेंस के कोई वैक्सीनेशन वो दोबारा ले सकती है? और क्या ये वैक्सीनेशन तमाम, क्योंकि इसके तो बहुत सारे स्ट्रेन वेरिएशंस हैं इस बैक्टीरिया की, तो क्या ये वैक्सीनेशन तमाम स्ट्रेन्स के लिए? तमाम स्ट्रेन्स को, लेकिन मोस्ट कॉमन स्ट्रेन जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं उनको कवर करते हैं, उनके लिए वो है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे हमने कहा कि अद्वियात का इस्तेमाल यानी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं इसके ट्रीटमेंट के अंदर, तो क्या उन एंटीबायोटिक्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? सारी एंटीबायोटिक्स से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किडनी के ऊपर असर करती हैं, स्किन के ऊपर असर करती हैं, ब्लड सेल काउंट के ऊपर असर करती हैं, जैसे बाकी सारी एंटीबायोटिक करती हैं। तो क्या जैसे हम जो टाइफॉइड का पेशेंट है उसको एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं, तो उसको उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम साथ में क्या तदाबीर करते हैं या कर सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो जिनमें ज़ाहिर होंगे उन्हीं के लिए देखा जाएगा। मोस्टली में ज़ाहिर नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से टाइफॉइड की इसमें कहा जाता है कि बाल चले जाते हैं, और ज़्यादातर टाइफॉइड की पेशेंट्स के बाल चले जाते हैं या पतले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या कोई बचाव या कोई इस तरह की चीज़ होती है? जी बिल्कुल होती है। इसके लिए विटामिन्स के सप्लीमेंट्स होते हैं, अच्छी हाइड्रेशन होती है, तो इससे जो है इसमें बचाव हो सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा अलमिया ये होता है या ख़तरनाक चीज़ ही ये होती है कि किसी इंसान के बाल चले जाना। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ़ मेडिकेशन कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, तो एंटीबायोटिक का भी हम बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, जाके ख़रीद लेते हैं और उसको मिसयूज़ करते हैं एक तरह से। तो क्या हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इसके स्ट्रेन्स हैं इस टाइफाइड के? हमारे पास टाइफाइड के बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रेन है। MDR भी है और XDR भी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी है और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस केसेस भी हैं। इसकी बेसिक वजह जो है ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स हैं जो लोग थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। बिल्कुल।
ये हमारे पास बहुत कॉमन है। तो क्या ऐसा है कि इसका मतलब अगर कोई रेजिस्टेंट हो जाए तो कोई इसकी दवा मौजूद ही ना हो उसके लिए, मतलब कि उसके इलाज के लिए ऐसा कोई? अभी तक तो दवाई मौजूद है और और हमें साइंस से उम्मीद है कि दवाई और भी दरियाफ्त भी होगी। और भाई मिस यूज़ ना करें एंटीबायोटिक बिल्कुल का, एडवाइस बार करते हैं बार कि यहाँ पे एडवाइस एंटीबायोटिक्स करेंगे खुद से ना लें। और अगर नॉलेज भी आपको दे रहा है तो उसको पूरा कोर्स करें, ये नहीं कि 3 दिन सिम्टम सबसाइड हुए आपने छोड़ दी। ये भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस चीज़ पे हम बार बार इसीलिए आप लोगों को फोकस करवा रहे हैं कि भाई अगर नॉलेज दे भी रहा है तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल, ये जितने ड्यूरेशन के लिए दिए उतने ही ड्यूरेशन को इसको इस्तेमाल करें, बीच से उसको ना छोड़ें वरना बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि ये बीमारी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एंडेमिक है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो अगर कोई बाहर के मुल्क से पाकिस्तान विज़िट करना चाहता है तो क्या वो पहले से इसकी वैक्सीनेशन करवा कर आए ताकि उसको ये बीमारी ना हो? जी बिल्कुल, ट्रैवलिंग में इसका एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है ट्रैवलिंग इम्यूनाइजेशन का। उसमें जो है उसे जो है एंडेमिक एरियाज़ के लिए वैक्सीन देकर ही ट्रैवल कराते हैं। अच्छा, पहले से इसकी वैक्सीनेशन दी जाती है। और इस वैक्सीनेशन की क्या एक ही डोज होती है या इसकी मल्टीपल शॉट्स होते हैं? आईवी जो इंजेक्शन है जो मस्कुलर लगाते हैं उसका एक ही शॉट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये जो टाइफाइड फीवर है, जैसे हमने पहले भी कहा कि भाई सेप्सिस में चला जाता है, पेचीदगियाँ इसकी, तो क्या इससे मौत या अमवात का होना? बिल्कुल, इसमें अमवात का खदशा है। अगर पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है तो बॉडी जो है बिल्कुल ही जो है सेप्टिसीमिया में हो जाती है, तो इससे बिल्कुल इसका ख़तरा होता है। तो इससे ये जो जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये कोई स्पेसिफिक महीने हैं, सीज़न है जिसके अंदर इसके केसेस बढ़ जाते हैं? चेंज ऑफ वेदर के टाइम में जहाँ ओवर क्राउडिंग हो उस वक्त, लेकिन अमूमी ये सारा साल पाया जाता है। सारा साल पाया जाता है। ओके, क्योंकि वाटर बाउंड डिजीज़ है तो पानी का इस्तेमाल तो सारा साल है। तो क्या गर्मियों में और सर्दियों में कुछ ऐसा है कि सीजनल वेरिएशन, खास करके गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है टाइफाइड के केसेस या सर्दियों में हो जाते हैं? गर्मियों में हमारा पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और हम हर जगह से पानी का इस्तेमाल, फ्रूट स्ट्रीट वेंडर्स के पास से खा लेना, पी लेना, इस वजह से इसके केसेस में ज़रा सर्ज होता है। और सर्दी में क्योंकि पानी का इस्तेमाल कम होता है तो इस वजह से इसमें सर्च कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग सब्जियों का इस्तेमाल, रॉ वेजिटेबल्स इन अ सेंस कि भाई गाजर है या इस तरह है, ये हम खा रहे हैं। ये लीफी वेजिटेबल्स भी अक्सर लोग जैसे सैलड लीव है या इस तरह है, इनको तो हम पका के नहीं खाते, धो के खा रहे हैं। तो क्या धोने के, सादा पानी से धोने के बाद भी ये चांसेस होते हैं? एक मैं सर अपने पेशेंट सबसे एक बात कहता हूँ कि हम वो पानी जिसको पीने के काबिल नहीं समझते उससे फल और सब्जियां धोकर खा लेते हैं। तो अमून जो है, एप्पल है, गाजर है, टैप वाटर से हम धो लेते हैं जिसको हम पीते नहीं। लेकिन उसी टैप वाटर में धुला हुआ जो कि उस वक्त सोक होता है, गीला होता है, उसको खा लेते हैं। हमें एक्चुअली करना चाहिए कि वो फ्रूट जो डायरेक्ट धुलकर खाए जाएंगे या वो वेजिटेबल जो डायरेक्ट धुल के खाई जाएंगी, पकेंगी नहीं, उन्हें हम उन्हीं पानी से धोएं जिसको हम पीते हैं। ये बहुत अहम बात है और मैंने भी आज तक ऐसे नहीं सोचा था, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मुझे पता लगा कि भाई इस तरह हमने इस चीज़ को, यानी हम ऐसे नहीं सोचते, हम कहते हैं पानी से धो तो लिया है, अब वाकई हम टैप पीने के काबिल नहीं था, पानी पीने के काबिल नहीं है, हम उसको उबाल रहे हैं या गैलन वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने ऐसी वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को इसी तरह मतलब पानी से, साफ़ पानी से धो के इस्तेमाल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को इससे बचाव के लिए क्या क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहले तो कुछ भी खाएं हाथ धोकर खाएं, साफ पानी का इंतज़ाम रखें, बिल्कुल बॉइल्ड वाटर पिएं कम से कम, तो फिल्टर्ड वाटर, और ओवर क्राउडिंग जो है उसको अवॉइड करें। सैनिटेशन का ख्याल रखें। अगर उनके इलाके में, घर में, मोहल्ले में उनको पता है कि उनकी सैनिटेशन का निज़ाम दुरुस्त नहीं है तो उसके लिए कोशिश करें, क्योंकि उनकी सेहत के लिए, उनके इर्द गिर्द की सेहत के लिए, उनके मोहल्ले की सेहत के लिए ये बड़ा ज़रूरी काम है। अगर इस पे हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे केसेस कम हो जाएंगे। और वैक्सीन को प्रेफर करें क्योंकि इससे हमारे केसेस कम हुए हैं बच्चों में। अच्छा,
तो ये क्या ये वैक्सीनेशन जो है बच्चों के तो EPI स्केड्यूल के अंदर ये ऐड कर दी गई है जो मुफ्त है, जी। तो क्या ये बड़ों के लिए भी सरकारी सतह पे मुफ्त प्रोवाइड की जा रही है, या ये हॉस्पिटल्स में अगर कोई अपनी पे आउट ऑफ पॉकेट पे करके करवाना चाहे तो सब अस्पतालों में ये अवेलेबल होती है? सारे अस्पतालों में नहीं, लेकिन सारे बड़े अस्पतालों बड़े में, अस्पतालों में अवेलेबल, जहाँ इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रन करता है वहाँ अवेलेबल है। वहाँ अवेलेबल है, और बड़े भी लगवा सकते हैं, बड़े भी लगवा बड़े भी लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे बहुत साथ इस शुक्रिया। नोबेल कॉज में शामिल होने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।